तो हम तो 100 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन के हित की लड़ाई के लिए मैदान में उतरे हैं। ये मिस्टर नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए और यहाँ की सरकार को भी समझना चाहिए। अगर उन्होंने मजदूरों से पंगा लिया है तो फिर वो भुगते हैं इसको। हम तैयारी पे हैं, 9 जुलाई को पूरे देश में हड़ताल होगी और बिहार में बंद होगा। अगर पॉलिटिकल पार्टीज भी सड़कों पे उतर रही हैं और मजदूर और किसान संगठन और खेत मजदूर भी सड़कों पे उतर रहे हैं, तो बिहार बंद के अलावा फिर और कोई नारा बनता नहीं। यहाँ के महागठबंधन के नेतृत्व कर रहे हैं साथी तेजस्वी, उन्होंने भी कहा कि हम लोग मजदूरों का साथ देंगे, इस उनके आह्वान का साथ देंगे। तो अगर सारा महागठबंधन जो मौजूदा सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट के खिलाफ है वो मैदान में उतरेगा तो बंद तो होगा फिर बिहार में। नमस्कार, दी आज़ादी देख रहे हैं आप। मैं अभिषेक कुमार। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव अमरजीत कौर इन दिनों बिहार दौरे पर हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने आगामी 9 जुलाई को बिहार बंद का कॉल दिया है। हम इन्हीं संबंध में इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे मैम, क्यों आप लोगों ने आगामी 9 जुलाई को बिहार बंद का? देखिए, 9 जुलाई को पूरे देश की हड़ताल का आह्वान है ट्रेड यूनियनों की तरफ से, और किसान संगठनों ने और खेत मजदूर संगठनों ने भी ग्रामीण क्षेत्र में खासी मोबिलाइजेशन करके इस हड़ताल के साथ जुड़ने का फैसला किया है। लेकिन बिहार में विशेष करके हमने साथियों से कहा है कि ये केवल हड़ताल नहीं दिखनी चाहिए, बंद दिखना चाहिए। एक तो चुनाव आ रहे हैं और केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कह रही है कि जो लेबर कोड हम लागू नहीं कर पाए, तुम अपने राज्य के अंदर उनमें चेंजेस ला के स्टेट के कोड लॉज जो हैं, श्रम कानून जो हैं, उसमें तब्दीली करो। तो लाजमी है, ये गवर्नमेंट तो बीजेपी के साथ चल रही है जो बिहार की है, तो इनको बताना ज़रूरी है कि हम ये कबूल करने वाले नहीं हैं। दूसरे, बिहार के पास झारखंड के अलग हो जाने के बाद से ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज तो उधर चले गए। यहाँ एक बरौनी रिफाइनरी बचा था, पाइपलाइन का एरिया, और फिर उसके साथ साथ थोड़ा बहुत एनटीपीसी एक आधा प्लांट। तो बिहार उस मामले में, पब्लिक सेक्टर के मामले में कमज़ोर हिस्सा है। तो एक ही पब्लिक सेक्टर है, उसके ऊपर केंद्र सरकार ने हमला किया और बिहार सरकार उसमें भागीदार बनी हुई है। और बिहार की जो कानपुर बरौनी की पाइपलाइन थी वो फिर बिछते बिछते 60 के दशक में, 66 में शुरू की गई थी। उसके बाद पूरे बहुत सारे राज्यों के अंदर पाइपलाइन के ज़रिए से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जाना शुरू हुआ। तो उसका हेडक्वार्टर जो था वो बरौनी में बनाया गया। अब बरौनी में ही रिफाइनरी है, बरौनी में हेडक्वार्टर बनाया गया। उसके सारे वितरण का मामला है, बहुत से प्रदेश उसमें प्रभावित होते हैं। लेकिन एक पब्लिक नोटिस लिखवाया गवर्नमेंट ने, उस नोटिस को लगवा के पूरे पेट्रोलियम सेक्टर को तबाह करना चाहते हैं। पहले इन्होंने कोशिश की HPCL को बेचने की, BPCL को बेचने की, हो नहीं पाया, इनको ग्राहक नहीं मिले, बहुत कम दाम पे देने को तैयार थे। जैसे एयर इंडिया उठा के 18,000 करोड़ में दे दिया था, तो वो नहीं हुआ। तो अब दूसरे तरीके से ये पब्लिक सेक्टर्स जो सीधे नहीं निजीकरण कर पा रहे हैं, उनको दूसरे तरीक़ों से पीट रहे हैं। तो बिहार के अंदर इस बरौनी रिफाइनरी का हेडक्वार्टर बरौनी से उठा के पटना लाना चाहते हैं। अब पटना में तो कोई नहीं है ना, कोई रिफाइनरी नहीं है यहाँ पर और कुछ नहीं है। आप हेडक्वार्टर क्यों लाना चाहते हैं? आप सारा का सारा उनका जो चल रहा है सिस्टम है उसको ख़राब करना चाहते हैं, और राज्य की सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। इसलिए बरौनी का मुद्दा अपनी सारी और मांगों को लेके, श्रम कानून है, सरकार की नीतियां हैं, निजीकरण के रास्ते हैं, मनरेगा के दिन घटा दिए हैं, बजट कम होता जा रहा है, सारी जो स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स, उन सब के बजट कम कर दिए गए हैं, भर्तियां हो नहीं रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, जो ठेके पे हैं उनको वेतन बहुत कम है, सामाजिक सुरक्षा में कवरेज नहीं है उनको। ये सब हो रहा है, बुरी तरीके से हो रहा है, और किसान पे भी हमला है। और उस सारी बैकग्राउंड में बिहार के अंदर ये भी एक जुड़ जाएगा, हालात जुड़ जाएगा। तो फिर बिहार के पास जो एक ले दे के मामला है उसको भी अगर सरकार तबाह करना चाहती है, और राज्य की सरकार तो उसी महागठबंधन के अंदर है जो उनका महागठबंधन, यानी उनका जो NDA है, तो वहाँ पर है। तो बिहार के अंदर हम इसको बंद सिरीखा लाना चाहते हैं। हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अप्रोच किया था पूरे देश भर के अंदर
कि मज़दूरों और किसानों के इस आह्वान के साथ खड़े हो वो, हमारी मांगों के साथ खड़े हो वो। हमारी 20 मई की हड़ताल थी और उसकी खूब तैयारी चल रही थी। ये जो पहलगाम में हुआ और फिर आर्मी का एक्शन हुआ, उस समय माहौल थोड़ा परिवर्तित था। हम ट्रेड यूनियंस ने खुद ही निर्णय लेके 9 जुलाई को इसको किया, तो इसलिए अब 9 जुलाई की है। तो बिहार को तो हम बंद की तरह दिखाना ही चाहते हैं। और हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तब भी 20 मई के समर्थन के लिए कहा था। अभी हमें मालूम हुआ कि उन्होंने 12 जून की मीटिंग हुई थी और उन्होंने कहा है कि वो मज़दूरों की इन मांगों के साथ और इनके एक्शन के साथ खड़े होंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी सड़कों पे उतर रही हैं और मज़दूर और किसान संगठन और खेत मज़दूर भी सड़कों पे उतर रहे हैं, तो बिहार बंद के अलावा फिर और कोई नारा बनता नहीं। इसलिए हम बिहार बंद का नारा दे रहे हैं और उसी हिसाब से हमारी जो स्टेट की एटक की आज मीटिंग हुई है उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। और बरौनी के उस इशू के ऊपर हमने पाइपलाइन के इशू पे, पेट्रोलियम के सेक्टर पे प्रस्ताव भी पास किया है। और उस प्रस्ताव के बेसिस पे पूरी बिहार की जनता को कहेंगे कि भिड़ जाएं। क्या लगता है कि बिहार की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको इस बंद का पूरा समर्थन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि पहले था। यादव ने भी बयान दिया है। हाँ, 20 मई को पहले था, उन्होंने दिया था। जब उनको पता लगा डेट चेंज हो गई है तो उन्होंने कहा था कि डेट चेंज होने पे भी हम समर्थन देंगे। तो जो यहाँ के महागठबंधन के नेतृत्व कर रहे हैं साथी तेजस्वी, उन्होंने भी कहा कि हम लोग मज़दूरों का साथ देंगे, इस उनके आह्वान का साथ देंगे। तो अगर सारा महागठबंधन जो मौजूदा सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट के खिलाफ है वो मैदान में उतरेगा तो बंद तो होगा फिर बिहार में। 4 लेबर कोड की बात आप लोग कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ और अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ आसान भाषा में, ये 4 लेबर कोड में ऐसी क्या खामियां हैं जिसको लेकर के आप लोग साल दर साल, पिछले साल भी आप लोगों ने स्ट्राइक किया था, इस साल भी स्ट्राइक करने जा रहे हैं, तो क्या है इसके बारे में? जब से ये लेबर कोड पार्लियामेंट में लाए हैं हम तब से आंदोलन पे हैं, तो इसको 5 साल हो गए, तो 5 साल में सरकार नहीं लागू कर पाई। हम ये देख रहे हैं कि इन लेबर कोड्स में सबसे पहले तो हमारा हड़ताल का अधिकार छिन जाएगा। दूसरा, ये यूनियन की रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ डिफ़िकल्ट कर रहे हैं, मुश्किल कर देंगे। यूनियन को डी रजिस्टर कराना बाएं हाथ का खेल कर देंगे और यूनियंस का डी रिकॉग्निशन करना भी बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। उसके साथ साथ ये पूरे के पूरे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के जो मज़दूरों को मिले हुए अधिकार हैं उसका कुठाराघात होगा। माइग्रेंट एक्ट जो है उसको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड में डाल दिया गया है। हमारी मांग ये थी, कोरोना के टाइम पे जो मज़दूरों ने कष्ट सहा, बिहार का मज़दूर तो बहुत माइग्रेंट वर्कर है, प्रवासी मज़दूर है, बहुत पैदल चला। वो बच्ची भी आपकी 15 साल की साइकिल से आई थी अपने पिता को लेके लुधियाना शहर से। तो ये प्रवासी मज़दूरों का हम कह रहे थे कि गवर्नमेंट उस पॉलिसी, उसके ऊपर एक राष्ट्रीय नीति ले। हमारे यहाँ का जो मज़दूर हमारे राज्यों का जाता है दूसरे देशों में, वो भी बेचारा, उनका परिवार पीछे है, वो भी वहाँ लुटता पुटता है, उनके लिए भी कानून नहीं है। उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं, उनको कुछ हादसा हो जाए तो उनकी बॉडी लाना मुश्किल हो जाता है। तो हमारा माइग्रेंट वर्कर विद इन आवर कंट्री और माइग्रेंट वर्कर बाहर, हमारा जो नेशनल पॉलिसी है माइग्रेंट वर्कर्स पे, वो एक पुख्ता पॉलिसी होनी चाहिए, वो बननी चाहिए पॉलिसी। वो हमने मांग की और हमने कहा कि इस माइग्रेंट एक्ट को लागू नहीं किया गया जब से ये बना है, 1979 में बना है। इस एक्ट को लागू क्यों नहीं करा, किसी भी सरकार ने नहीं किया। इसको मजबूत करो। और कोरोना ने आंखें खोली कि माइग्रेंट वर्कर्स के साथ होता क्या है। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पॉलिसी नहीं लाई प्रॉमिस करने के बावजूद, और जो माइग्रेंट एक्ट था वो सारा डंप कर दिया ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड में। उसकी 26 क्लॉज में से 6 क्लॉज सिर्फ उठा के लाए, वो भी 6 क्लॉज जो माइग्रेंट वर्कर्स को कोई फ़ायदा नहीं देती हैं। तो ये तो माइग्रेंट वर्कर, प्रवासी मजदूर इस देश के अंदर 23-24 करोड़ है। तो आप 57 करोड़ मजदूरों में से 23-24 करोड़ मजदूर है जो बेचारा भटकता है, अपने ही प्रदेश में एक जिला को छोड़ के दूसरे ज़िले में काम करता है, और अगर प्रदेश में कहीं काम नहीं मिले तो दूसरे राज्य में जाता है, और फिर कई मल्टी वर्क करता है और किसी तरीके से घर चलाने की कोशिश करता है। इतनी बड़ी मज़दूरों की दिक्कत है। फिर ये जो वेज है ना, जिसको वेतन बोलते हैं, उसकी परिभाषा बदल रहे हैं। उसकी परिभाषा बदलने के साथ साथ उसके साथ एक शेड्यूल लगा होता था। वो जो शेड्यूल होता है उसमें लिखा होता है कि कौन कौन सा मिनिमम वेज के एक्ट से कौन कौन से क्षेत्र का मजदूर उसमें आएगा।
इसलिए उस क्षेत्र में कोई उसको मिनिमम वेज से कम देगा तो उस पर केस चलेगा। इन्होंने वो शेड्यूल ख़त्म कर दिया है, जो कोड आएगा शेड्यूल होगा नहीं। ये कह रहे हैं जी सब कवर हो जाएंगे वेज से, कौन कवर करेगा? फिर किस कानून के तहत अगर कोई वायलेट कर रहा है तो आप ले जाएंगे? तो वो नहीं हो रहा है। फिर इन्होंने जो यूनियंस की एक वार्तालाप के लिए, जिसको कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं हम, उसके वार्तालाप के लिए जो तरीके बने हुए हैं, उसकी जो नेगोशिएशन कमेटियां बनी हुई हैं, उनके जो कंसिलिएशन के तरीके बने हुए हैं, उन सब के अंदर परिवर्तन ला रहे हैं। उसमें रिकॉग्निशन का जो मापदंड है उसको चेंज कर रहे हैं। उससे बहुत सारे वर्कर्स को रिप्रेजेंट करने वाली यूनियन बाहर फेंक जाएंगी। उसी के साथ साथ ये क्या कर रहे हैं कि इस लेबर कोड के ज़रिए से जो 10 की सीमा थी फैक्ट्री की और 20 की सीमा थी, आपके अगर आप बिजली से काम कर रहे हैं तो 10 मज़दूर, और अगर आप हाथ से काम कर रहे हैं तो 20 मज़दूर। तो अब इन्होंने उस 10 को 20 और 20 को 40 किया है, और इसका मतलब है कि उसकी गिनती से ऊपर जो होंगे सिर्फ वही रजिस्टर होंगे। तो जो रजिस्टर होंगे उन्हीं को ESI की अस्पताल की फैसिलिटी मिलेगी। जो रजिस्टर होंगे सिर्फ उन्हीं का प्रोविडेंट फंड कटेगा। तो आप बहुत सारे मज़दूरों को उस कानूनों की हद से बाहर फेंक दोगे। तो ये लेबर कोड मज़दूरों को कानून देने के लिए नहीं आ रहा, उनको सुविधाएं बढ़ाने के लिए नहीं आ रहा है, जो नरेंद्र मोदी का दावा है। ये जो मिला हुआ है उनमें से बहुत सारे मज़दूरों को उन सहूलतों से बाहर फेंक देगा। फिर ये एक काम और कर रहे हैं कि जो मिडिल इंडस्ट्री होती है उसमें ये था कि अगर 100 मज़दूर हैं, 100 तक मज़दूर हैं, तो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, क्लोयर कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपको इजाज़त है। लेकिन आप 100 से ऊपर अगर मज़दूर हो गया उसमें, तो फिर आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन लिए बिना आप मज़दूरों को निकाल नहीं सकते और तालाबंदी कर नहीं सकते, और आपको कंपनसेशन डिसाइड करना पड़ेगा। अगर अल्टीमेटली आपके हक़ में मज़दूर तैयार हो जाए कि ठीक है हम तैयार हैं इसकी क्लोयर के लिए, तो आपको उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये उस 100 को 300 पे ला रहे हैं। इसका मतलब है कि वो जो मिडिल इंडस्ट्री है, जो टेक्निकल बेस इंडस्ट्री भी है, उनमें से 70% यूनिट्स जो हैं वो कानून के दायरे से बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि उसके मालिक जब मर्जी बंद करें, जब मर्जी मज़दूर को निकाल दें, कंपनसेशन दें या नहीं दें, कोई उनको पूछने वाला नहीं। तो ये श्रम कानून हम सब मज़दूरों को देंगे, ये दावा करके जिनको मिल रहा है श्रम कानून उनको आप बाहर फेंक रहे हो। तो हमारी ये ऑब्जेक्शंस हैं इन कानूनों। इंडस्ट्रियल कोड भी खतरनाक है, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ भी खतरनाक है, फिर कोड ऑन जो वेजेस है उसमें वेज की प्रॉब्लम्स और डेफिनेशंस की प्रॉब्लम है। और उसके अलावा ये क्या कर रहे हैं, जो इसका है आपका वेज का है, वेज की परिभाषा इस ढंग से बदल रहे हैं कि मिनिमम वेज जो नहीं देता है आप स्यू कर सकते हो। इनकी वेज की परिभाषा ऐसे बदलेगी कि आप किसी को स्यू नहीं कर सकते हो। फिर ये जितना हमारे हैं लेबर डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें हमारे लेबर कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर्स हैं, हमारे लेबर कोर्ट्स बने हुए हैं, कोर्ट्स बने हुए हैं, लेबर कोर्ट, उनको ख़त्म कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कोर्ट्स में ख़त्म कर दिया जाएगा उनको। अब ये कह रहे हैं कि हर मज़दूर जो है ट्राइब्यूनल में चला जाए। ट्राइब्यूनल बड़ी सोफिस्टिकेटेड मामला होता है। ट्राइब्यूनल में गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाता है, पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉय जाता है और अच्छा खासा वकील करके जाता है। अब ये जो बेचारा मज़दूर है, ऑलमोस्ट 50-55 करोड़ तो मज़दूर ऐसा है जो मुश्किल से गुजारा कर रहा है, तो वो तो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूनियन का मुंह ताकता है। वो कहाँ से ट्रिब्यूनल में जाएगा और कौन सी यूनियन उनको ट्रिब्यूनल में ले जाएगी? तो जो उनको यूनियन बनाना है उसको भी मुश्किल कर रहे हो, जो यूनियन है उसको तुम तोड़ रहे हो, उसकी हड़ताल के हक को भी छीन रहे हो, जो उसका कोर्ट में जाने का रास्ता है वो तुम ख़त्म कर रहे हो। फिर उनकी जो कवरेज थी लेबर कोड्स का, लेबर लॉज की, उसको कम करने के लिए थ्रेशोल्ड बढ़ा रहे हो। तो फिर भी मज़दूर जो है कहें कि लेबर कोड्स अच्छे, वो तो नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए बेइंतहा मज़दूर का भयंकर नुकसान होगा। और ये कोई हमें किसी ने तश्तरी में रख के अधिकार नहीं दिए। ये लड़ाई काम के घंटों की,
हम लोगों की पूरी दुनिया के पैमाने पे मज़दूरों की 19वीं सदी में शुरू हुई। उसी में ही 1886 के अंदर चिकागो में जो उन्होंने मज़दूरों ने तय कर लिया आज से हम 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे और मज़दूरों पे तशद्दुद हुई, उनके कपड़े लाल हो गए तो उन्होंने लाल झंडा बना लिया। वो लड़ाई 86 में शुरू हुई, हमें 1919 में जाके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनी, तो कन्वेंशन नंबर 1 8 घंटे की बनी। अब ये लेबर कोड 8 घंटे के काम को निरस्त करेंगे और पूरी छूट देंगे, 10 घंटे लो, 12 घंटे लो, 14 घंटे लो काम। तो आप उस समय से शुरू हुई लड़ाई में जो फैक्ट्री एक्ट में, खदानों के एक्ट में, दूसरे कानूनों में जितना, और सोशल सिक्योरिटी में, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में जो जो लड़के हमने हासिल किया वो सब छीनने का रास्ता है, एवरीथिंग। तो ये लेबर कोड्स अल्टीमेटली 150 साल की लड़ाई में जो हिंदुस्तान के मज़दूरों ने पाया, नरेंद्र मोदी उस 150 साल की लड़ाई को निरस्त करते हुए हमें वहीं उसी युग में फेंकना चाहते हैं। अगर आप सीधा समझें कि लेबर कोड हमारे लिए क्या है, और हम पीछे नहीं जाना चाहते, जहाँ तक हम पहुँचे हैं हम उससे आगे की दुनिया देखना चाहते हैं। हम अंग्रेजी राज के अंदर हमें फेंक दिया जाए, ये हमें कबूल नहीं है। तो आप लोग पूरा का पूरा चाहते हैं कि चारों का चारों कोड जो है वापस हो जाए, इसमें कोई संशोधन नहीं? हमारा कहना है चारों कोड वापस हो। इस सरकार ने जो वार्तालाप का सिस्टम था, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हर साल पे होती थी, कभी कभी 2 साल पे होती थी, वो नरेंद्र मोदी के 2014 में पीएम बनने के बाद एक ही बार 2015 में हुई, और 2015 से 2025 आ गया, 10 साल में कोई इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। और उस इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, मज़दूरों से पूछे बिना हम किसी कानून में तब्दीली नहीं करेंगे। जो मेरे से पहले जनरल सेक्रेटरी थे एटक के, गुरुदास दासगुप्ता, उस इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में मैं उनके साथ मौजूद थी। उन्होंने खड़े होकर कहा था कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हमें जवाब दीजिए, आपने राजस्थान की गवर्नमेंट के ज़रिए से 4 कानून चेंज करे वसुंधरा राजे की बीजेपी की गवर्नमेंट से, और आप प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से उसके ऊपर हस्ताक्षर कराने की बातें कर रहे हैं, तो ये मज़दूरों से पूछे बिना कैसे हो रहा है? बातचीत क्यों नहीं हुई? हमारे साथ चर्चा क्यों नहीं हुई? तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम आपको आश्वासन देते हैं, आप लोगों से बात किए बिना कोई कानून चेंज नहीं होगा। 15 आप जुलाई के महीने में 2015 में प्रॉमिस कर रहे हैं सारे मजदूर संगठनों के सामने, अपने मंत्रियों की मौजूदगी में, ट्राईपार्टाइट कॉन्फ्रेंस में, और 14 अगस्त आता है, आप रात में कुछ निर्णय लेते हैं और 15 अगस्त को लाल किले पे खड़े होते हैं। 1 महीने से कम का समय है। वो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 18 जुलाई में हुई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर बोले थे, तो 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट पे खड़े होकर अनाउंस करते हैं, मैं 40 कानूनों को 4 में बदल रहा हूँ। तो आपने जो प्रॉमिस किया है, इंडियन लेबर की मूवमेंट को लीड करने वाली सारी यूनियंस, सारी 12 ट्रेड यूनियन संगठनों की, राष्ट्रीय संगठनों की लीडरशिप मौजूद थी, समेत बीएमएस जो इनके साथ चलती है, सब वहाँ मौजूद थे, और सबकी ये आवाज़ थी जिसको गुरुदास दासगुप्ता ने रखा। प्राइम मिनिस्टर ने सुना, प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया, और लाल किला पे खड़े हो करके जो करना है मैं करूँगा कर दिया वहाँ पर। सो दिस इज़ हाउ ही अनाउंस्ड। और उसके बाद से इन लेबर कोड्स के बारे में हमसे कोई चर्चा नहीं हुई, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, बायलैटरल टॉक्स नहीं हुई। ऐसे में आप अपनी तरफ से एक तरफा थोप रहे हो जो इंडिया में कभी प्रेसिडेंस नहीं था। किसी लेबर लॉ को बनाना है तो ट्रेड यूनियंस से बात होती थी, किसी लेबर लॉ में चेंज करना है तो पहले ट्रेड यूनियंस के साथ कंसल्टेशन होती थी। वो सारा प्रोसीजर आप छोड़ दिए और आप मन की बात अलग सुनाते रहते हो और मन की बात थोपते रहते हो पूरे देश के ऊपर। ये नहीं चलेगा। इसलिए ये हमारा विरोध है ही, इसलिए इन सारे 4 लेबर कोड्स के ऊपर कि ये किसी भी कंसल्टेशन के बिना हुए हैं। इन लेबर कोड्स को रद्द किया जाए, हमारे खिलाफ हैं ये लेबर कोड। आप इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाओ, इन लेबर कोड्स को वापस लो, हमारे साथ चर्चा करो। हम भी चाहते हैं लेबर लॉज में चेंजेस, ये नहीं कि हम नहीं चाहते हैं। ये डिमांड हम ही लोगों की तरफ से थी कि लेबर लॉज में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। दुनिया में कंपटीशन बढ़ रहा है, फॉरेन पूंजी यहाँ पर आएगी, हमारा वर्कर जो है प्रेशर में आएगा। अपने वर्कर की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, उसके प्रोटेक्शन के लिए उसके लेबर लॉज को इम्प्रूव करना। तो हम लेबर लॉज में इम्प्रूवमेंट चाह रहे थे, अपने वर्कर को
इस कंपटीशन की दुनिया में विदेशी कंपनियां और देश के बड़े पूंजीपति से बचाने के लिए। और सरकार ने जो लेबर कमीशन बिठाया वाजपेयी जी के टाइम में, उसमें लिख दिया कि बिजनेस को इजी बनाने के लिए क्या होना चाहिए, लेबर कमीशन का एजेंडा। हमने उसको भी स्वीकार नहीं किया था। आप ईज ऑफ बिजनेस के नाम पे 4 लेबर कोड ला रहे हो, छुपा नहीं रही है मोदी की सरकार। मोदी की सरकार सीधे कह रही है हम बिजनेस को आसान करना चाहते हैं। तो अगर आप ये दावा कर रहे हो मजदूरों के हक में है, तो बोलो ना मैं मजदूरों के हित में कर रहा हूँ। फिर ईज ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है? इसलिए गवर्नमेंट बहुत क्लियर है अपने एजेंडा में, हम भी बड़े क्लियर हैं अपने एजेंडा में। उनका एजेंडा है मजदूर को पीटो, ये लड़ते हैं, सड़क पे आते हैं, पॉलिटिकली भी चैलेंज करेंगे इनको। हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है। हम धन पैदा करते हैं, हम खनिजों में काम करते हैं, हम उत्पादन करते हैं, हम सेवाएं देते हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। मजदूर बनाता है, मजदूर धन पैदा करता है। आप उसी को ही, उसी के सब चीज़ों से वंचित करोगे। जब हम धन उत्पत्ति करते हैं तो हमें हमारा हिस्सा चाहिए, हमें प्रॉपर वेज चाहिए, हमें आज सामाजिक सुरक्षा चाहिए, हमें बुढ़ापे की पेंशन चाहिए। सरकार तो सब कुछ छीन रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम छीन ली इन्होंने, एनपीएस ले आए, वो मंजूर नहीं है तो अब तुम यूपीएस ले आए। ईपीएस 95 बड़ी मुश्किल से मनमोहन सिंह के टाइम में हमने लिया, इस सरकार ने आके सिर्फ नोटिफाई किया। वो 1000 रुपया भी नहीं मिलता है मजदूर को, उसका अपना पैसा है, प्रोविडेंट का फंड उसका हिस्सा कटता है, मालिक का हिस्सा होता है, सरकार का नया पैसा नहीं होता, उससे प्रोविडेंट फंड बनता है, उससे ईपीएस 95 होती है। आप तरसा रहे हैं उन मजदूरों को, उन्होंने अपना पैसा दिया हुआ है, आप उनको 1000 अनाउंसड है, उसमें से भी 700-800 भी नहीं दे, जिंदा रह सकता है कोई उतनी पेंशन में पूरे महीने में? वो हमारा मुद्दा है। उसको 9000 मिनिमम प्लस डीए होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये जो है बाकी सबकी पेंशन कहाँ गई भाई? बाकियों का क्या होगा? ये जो गवर्नमेंट पेंशन, पब्लिक सेक्टर पेंशन, ईपीएस पेंशन, ये सारे मजदूर कितने हैं? 10% है। बाकी 90% मजदूर को क्या होगा? वो भी तो बूढ़ा होके बैठेगा, वो बुढ़ापे में कैसे खाए? वो भी 60-65 साल की उम्र में उसका शरीर नहीं काम कर रहा होगा, तो क्या वो भीख मांगे सड़कों पे? उसको अपनी बुजुर्गी बिताने के लिए कोई पेंशन नहीं चाहिए। हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि पेंशन का फंड बनाओ, तो ये सब जो इन सारी पेंशन्स में कवर नहीं होते हैं उनको 6000 रुपये पेंशन वहाँ से दो। पर गवर्नमेंट तो अडानी और अंबानी की सेवा में लगी हुई है, उनको आम मजदूर से क्या लेना देना है? इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि ये सरकार पूरी तरह से हिंदुस्तान के कॉरपोरेट्स के साथ खड़ी है और दुनिया के कॉरपोरेट्स के आगे घुटने टेक रही है। ट्रंप की टैरिफ वारफेयर से पहले ही अपनी फाइनेंस मिनिस्टर से बजट लाते हैं और उस बजट के अंदर जो अमेरिका ने जिन जिन चीज़ों के ऊपर से एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़वानी थी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बढ़ा दी। जो उनका सामान यहाँ आएगा इंपोर्ट ड्यूटी 0 करनी थी, इन्होंने पहले कर दी। तो ये तो मास्टर्स वॉइस से पहले ही उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट तो देश के लिए भी माफिक नहीं है, मजदूर किसान के लिए भी माफिक नहीं है। वो 3 कानून जो बोलते थे नाक कट जाए हम हटाएंगे नहीं, हटाने पड़े क्योंकि यूपी और उत्तराखंड की इलेक्शन थी। वो बेचारे बॉर्डर पे 13 महीने बैठे वापस गए, उनके साथ जो प्रॉमिस किया एक भी पूरा नहीं किया। अब पीछे के रास्ते से एक नई पॉलिसी ले आए हैं, वो उन्हीं 3 कानूनों के माफिक है। इसलिए अब किसान भी लड़ना चाहता है, खेत मजदूर भी लड़ना चाहता है, और हम औद्योगिक मजदूर और सर्विस सेक्टर के मजदूर हम सब लड़ना चाहते हैं। तो बहुमत हिस्सा क्या है? आप देखिए ना, 57 करोड़ लेबर फोर्स है, उनमें से मान लो 30 करोड़ तो मैरिड होंगे, उनके परिवार के लोग होंगे, बाकी जो मैरिड नहीं उनके पेरेंट्स उन पे डिपेंडेंट होंगे। तो हम तो 100 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन के हित की लड़ाई के लिए मैदान में उतरे हैं। ये मिस्टर नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए और यहाँ की सरकार को भी समझना चाहिए। अगर उन्होंने मजदूरों से पंगा लिया है तो फिर वो भुगते हैं इसको। हम तैयारी पे हैं, 9 जुलाई को पूरे देश में हड़ताल होगी और बिहार में बंद होगा। जी, जैसे आपने बताया 9 जुलाई को बिहार में बंद होगा और पूरे देश में हड़ताल होगा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 9 जुलाई का जो पूरे देश में हड़ताल है, इसमें किस किस सेक्टर के मजदूर शामिल हो सकते हैं? हाँ, इसमें सभी मजदूर शामिल होंगे। हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूनियंस फैसला कर चुकी हैं पूरे देश में,
बैंक्स ने फैसला कर लिया, इंश्योरेंस सेक्टर ने कर लिया, पेट्रोलियम सेक्टर ने कर लिया, जनरल इंश्योरेंस ने किया है, LIC वालों ने किया है, स्टील सेक्टर ने किया है, कोल सेक्टर ने फैसला किया है, कॉपर सेक्टर ने फैसला किया है। ये सारे जो पब्लिक सेक्टर्स हैं ये मैदान में उतरेंगे। डिफेंस सेक्टर वालों को का सिस्टम है कि उनको बैलेट लेना पड़ता है हड़ताल के लिए, उसके लिए कुछ अरसा उनको देना पड़ता है। बैलेट लेते हैं, फिर उसकी परसेंटेज के बेसिस पे हड़ताल का नोटिस वो दे सकते हैं, तो उनके पास वो टाइम नहीं है। पर वो इस दिन मोबिलाइजेशन करेंगे, घंटा बार बाहर रुकेंगे, इसकी सॉलिडारिटी में रुकेंगे, लेकिन वो सारा मजदूर हित में खड़ा रहेगा। इसी तरीके से जो रेलवेज़ वाले हैं, रेलवेज़ वाले उस दिन मैसिव मोबिलाइजेशन करेंगे, हमारी जो मोबिलाइजेशन होगी उसमें हिस्सेदारी निभाएंगे। जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री है जहाँ, वहाँ पर हड़ताल होगी, अच्छे से शानदार तरीके से हड़ताल होगी। हम रोड ट्रांसपोर्ट वाले जो हैं उनका बहुत से राज्यों में रोड ट्रांसपोर्ट की जो यूनियंस हैं उनकी जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस कराई हैं और हड़ताल के फैसले लिए हैं। आपके बिहार में तो पब्लिक सेक्टर रोड ट्रांसपोर्ट बहुत कम है, लेकिन बहुत सारी स्टेट्स में रोड ट्रांसपोर्ट पब्लिक सेक्टर में है या गवर्नमेंट सेक्टर में है। वहाँ जिस हमारी यूनियंस ने निर्णय लिया है कि हम हड़ताल पे जाएंगे, अगर वो हड़ताल पे जाते हैं तो उनका प्रदेश तो वैसे ही ठप हो जाएगा। तो बहुत सारे राज्यों में वो प्लानिंग चल रही है कि रोड ट्रांसपोर्ट को करो। अब उसके साथ साथ हम लोग चाह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर की जो रोड्स के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन है उनके साथ भी बात की जाए। और एक कानून है जो हमें मदद कर सकता है। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट एक कानून लेके आई थी वाहनों के वास्ते, हाँ। और सारे ट्रकों ने सारों ने बंद कर दिया था। उसमें एकदम एक्सीडेंट होने पे कोई जानबूझ के तो एक्सीडेंट नहीं करता है ना, कोई रैश चला हो तो वो अलग है, बाकी जो नॉर्मल ट्रैफिक वाला है वो जानबूझ के नहीं करता है। आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर सीधा 10 लाख फाइन होगा बिना इंक्वायरी से भी पहले, और आप सीधा इतने साल की उसको सज़ा देंगे। इंक्वायरी से ही पहले आप तय भी कर रहे हो उसकी सज़ा। उसके ऊपर सारे ड्राइवर्स ने पूरे देश के अंदर जैसे ही जाम किया 24 घंटे के अंदर गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और कहा कि नहीं, अब ये जनवरी 26 तक ये लागू नहीं होगी क्लॉज, पर हटाई नहीं है। इसलिए जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनको हम कांटेक्ट कर रहे हैं कि आपका वो कानून बना हुआ है, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है, आपको सिर्फ कहा कि अभी लागू नहीं होगा, तो अगर उसको पूरी तरह से निरस्त करना है तो आप भी जुड़ो। तो उनको हम इस तरीके से जोड़ रहे हैं, और किसान और खेत मजदूर तो जुड़ ही रहे। हर सेक्शन को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो बाज़ार और मंडियां हैं उनकी एसोसिएशंस बनी हुई हैं। ये जिस ढंग से कंपटीशन चल रहा है और माल कल्चर बढ़ रहा है, छोटा दुकानदार जो उनके ग्रुप्स ऑफ एरियाज़ हैं वो संकट में आ रहे हैं बहुत। तो वो जो छोटी छोटी एसोसिएशंस हैं दुकानदारों की, हम उनको भी कांटेक्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, अगर बाज़ार बंद होंगे तो उससे बंद का माहौल बनता है। तो हमारे तमिलनाडु वालों ने, पौंडीचेरी वालों ने, असम वालों ने, मणिपुर वालों ने, वो तो ऑलरेडी बहुत सी संस्थाओं से डिसीज़न करवा चुके बाज़ार बंद होगा। इस प्रोसेस को हम, अभी मैं पंजाब होके आई हूँ, हरियाणा होके आई हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। हर राज्य के अंदर जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ हम बात कर रहे हैं, तो हम उनसे कह रहे हैं कि जितना प्राइवेट सेक्टर है उनको भी कॉन्टैक्ट करो। तो शानदार हड़ताल करेंगे 9 जुलाई को। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे कॉमरेड अमरजीत कौर, एटक के महासचिव, इन दिनों बिहार में हैं। इनसे हमने ट्रेड यूनियन मूवमेंट पे बात की, खास करके 9 जुलाई को जो पूरे देश में हड़ताल होना है, और बिहार में इन्होंने कहा कि बिहार में हम लोग बिहार बंद का कॉल दिया है, बिहार बंद के स्वरूप में इस हड़ताल को अंजाम देंगे। तो मिलेंगे फिर किसी अगले रिपोर्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।